आज मैं आपको 1999 की फिल्म ववरो शेलोव शार्प शूटर की कहानी बताने जा रहा हूँ। कातिया एक 20 साल लड़की है जो अपने दादा इवान के साथ रूस के कस्बे में रहती है। दोनों की जिंदगी पुरसुकून और खुशहाल है। इलाके में कुछ शरारती लड़के भी रहते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। एक बुध को वो लड़कियों को पार्टी के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। उनकी नजर कातिया पर पड़ती है और वदीम, जो उसे जानता है, अपने दोस्तों के कहने पर उसे बुलाने की कोशिश करता है। वो कातिया से कहते हैं कि वो उनके साथ थोड़ी देर के लिए चले। जब वो हिचकिचाती है तो वो झूठ बोलते हैं कि उनके दोस्त बोरिस की सालगिरह है और वही उसे कुछ कर सकती है। कातिया आखिरकार राजी हो जाती है और उनके साथ अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ शराब की बोतलें रखी होती हैं। लड़के उसे जबरदस्ती शराब पीने का कहते हैं और गाना गाने पर इसरार करते हैं। जब वो गाने में मसरूफ होती है, बोरिस उसके गिलास में कुछ मिला देता है। कातिया बेचैनी महसूस करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर नशा आवर चीज की वजह से कमजोर हो जाती है। लड़के उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और कातिया को उनकी बुरी नीयत का अंदाजा हो जाता है। बोरिस कातिया को बिस्तर पर धकेलता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो खुद को बचाने के काबिल नहीं होती। चंद घंटों बाद लड़के उसे कुछ पैसे देकर खामोश रहने का कहते हैं, लेकिन कातिया सदमे में खामोशी से बाहर निकल जाती है और पैसे फेंक देती है। वदीम को डर लगता है कि उन्हें मुसीबत हो सकती है, मगर दूसरे लड़के मुतमईन है क्योंकि वदीम का बाप एक आला पुलिस ऑफिसर है। घर पहुंचकर कातिया जमीन पर गिरकर रोती है। उसके दादा जख्म देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वो गुस्से से उन लड़कों को सबक सिखाने निकलते हैं। रास्ते में एक हमसाया कातिया के दादा को पुलिस बुलाने का मशवरा देता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर भी गुस्से में और उन्हें सजा देना चाहता है। पहले तो लड़के इनकार करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की धमकियों पर बोरिस सच बता देता है कि उन्होंने कातिया के साथ ज्यादती की है। उसी वक्त वदीम का बाप पुलिस कर्नल निकोलाई आकर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए लड़कों को अपने दफ्तर ले जाना चाहता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे बताता है कि लड़कों ने जुर्म कबूल कर लिया है और खून से दागी चादर भी बतौर सबूत मिली है, इसलिए उनकी हिरासत जरूरी है। जब निकोलाई इसरार करता है, इंस्पेक्टर सख्ती से कहता है कि वो तहरीर हुक्म लाए। एक जूनियर ऑफिसर बताता है कि ये लड़के हर बुध को खवातीन का दिन मनाते हैं और पहले भी कई खवातीन को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मोहल्ले वाले भी तस्दीक करते हैं कि ये बिगड़े हुए हैं और उन्हें जेल में डालना चाहिए। निकोलाई वहां से चला जाता है, मगर इरादा करता है कि अपने बेटे को छुड़वा लेगा। अगली सुबह इवान पर परेशान होता है जब उसे कातिया कहीं नजर नहीं आती। वो बाथरूम से आवाज देती है कि वो आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख सकती। इवान अपनी पोती की हालत पर अफसुर्दा है, मगर कुछ नहीं कर पाता। वो ऊपर वाले फ्लोर से एक खातून डॉक्टर को बुलाना चाहता है, लेकिन कातिया मना कर देती है और कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। इवान कातिया को बताता है कि पुलिस तफ्तीश की वजह से पूरे मोहल्ले को सब कुछ मालूम हो चुका है। ये सुनकर कातिया को धचका लगता है और वो सोचती है कि लोग हमेशा उसे उसी हादसे की नजर से देखेंगे। बाद में डॉक्टर आती है और कहती है कि कातिया जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुकी है और उसे चंद दिन आराम की जरूरत है। उसी दिन इवान को पता चलता है कि वदीम के वालिद के असर और रसूख की वजह से मुजरिमों को रहा कर दिया गया है। वो अपनी पोती को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, मगर वो भी रिश्वत में खरीदा जा चुका है। ऑफिसर कातिया की कहानी का मजाक उड़ाता है और इल्जाम लगाता है कि वो खुद लड़कों के करीब हुई थी। ये सुनकर कातिया का दिल टूट जाता है और वो सब कुछ भूल जाने की ख्वाहिश करती है। इवान इस मामले को खत्म नहीं करना चाहता। अगले दिन वो उन लड़कों को एक गाड़ी में देखता है और उनके चेहरों को याद रखने का इशारा करके चला जाता है, मगर लड़के उसे संजीदा नहीं लेते। बाद में इवान मदद के लिए अपने एक जज दोस्त के पास जाता है, लेकिन जब वो कातिया पर इल्जाम लगाता है, इवान उससे बददुआ देकर इंतकाम का खुद फैसला कर लेता है। वो अपना हवाई घर बेचकर $5000 हासिल करता है। उसी दोपहर कातिया बताती है कि वदीम के वालिद निकोलाई पैसों का लिफाफा दे गया है। गुस्से में इवान निकोलाई के घर जाकर वो लिफाफा उसके मुंह पर दे मारता है। कातिया इवान को बताती है कि उसकी खाला ने परिंदों की देखभाल के लिए अपना अपार्टमेंट की चाबियां दी हैं। वो अपार्टमेंट मुजरिमों के अपार्टमेंट के सामने है। इवान वहां से इंतकाम लेने का इरादा करता है। बाद में वो बाजार जाता है और एक हथियार फरोश से मिलता है जो उसे पिस्तौल और राइफलें दिखाता है। जब इवान खास राइफल मांगता है तो एक दुकानदार उसे खुफिया जगह पर ले जाता है और मुख्तलिफ हथियार दिखाता है। इवान को SPD स्नाइपर राइफल पसंद आती है जिसमें साइलेंसर भी लगा होता है और वो उससे खरीद लेता है। घर वापस आकर इवान देखता है कि कातिया की माँ तुर्की से अपने नए दोस्त के साथ आई है। कातिया की माँ हमेशा उसे नजरअंदाज करती रही है और अपनी जिंदगी में मसरूफ रही है। शुरू में वो तोहफे देती है और कातिया को कहती है कि माजी को बुलाकर खुश रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो इवान से पैसों का मुतालबा करती है। इवान को समझ आता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए आई है और जब वो उस पर इल्जाम लगाता है तो वो मानकर धमकी देती है कि वो वदीम के वालिद से पैसे लेगी। गुस्से में इवान उसे घर से निकाल देता है। अगली सुबह इवान शतरंज खेलने जाता है और देखता है कि लड़के अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं। वो चुपके से कातिया की खाला के घर से उन पर नजर रखता है और राइफल से निशाना लगाकर बोरिस को गोली मार देता है, जिससे वो फौरन बेबस हो जाता है। इवान गोली चलाने के बाद हथियार छुपाकर अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ बोरिस को अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में निकोलाई फातिमा और इगोर से पूछता है कि हुआ क्या था। वो शक करता है कि लड़के हथियार से खेल रहे थे, मगर दोनों इनकार कर देते हैं। निकोलाई मुतात रहने की हिदायत देता है, ये सोचते हुए कि कोई उनसे इंतकाम ले रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है कि ये इवान का काम है और जानता है कि निकोलाई इस पर नजर रखेगा। चंद दिन बाद इवान दोबारा कातिया के खाला के घर जाता है। इस बार उसका निशाना इगोर होता है। इवान इगोर की गाड़ी के गैस टैंक पर गोली मारता है, जिससे गाड़ी धमाके से फट जाती है। इगोर भागता है जब उसका निचला जिस्म शोलों में जल रहा होता है। करीब के लोग उसे बचाते हैं, लेकिन उसके जिस्म पर 30 डिग्री के जलने के जख्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता।
निकोलाई अब यकीन करता है कि उसका बेटा अगला निशाना है। वो वदीम को मोहताज रहने की हिदायत करता है और घर की हिफाजत करने को कहता है, जिससे वदीम खौफजदा हो जाता है। इसी दौरान इंस्पेक्टर ईवान से मिलने कातिया घर जाता है। ईवान वहाँ नहीं मिलता और कातिया बताती है कि वो अक्सर अपनी खाला के घर परिंदों की देखभाल के लिए जाता है। इंस्पेक्टर को समझ आता है कि वो घर बोरस के अपार्टमेंट के सामने है जहाँ हादसात हुए थे। इंस्पेक्टर खुफिया तौर पर कातिया के खाला के अपार्टमेंट की चाबी रख लेता है। इसी दौरान निकोलाई और बदनूरान पुलिस ऑफिसर ईवान के घर सर्च वारंट के साथ आते हैं। उन्हें यकीन है कि ईवान ही उन हादसात का जिम्मेदार है और वो उसकी राइफल चेक करना चाहते हैं। तलाशी के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसी वक्त कातिया की खाला आकर अपनी चाबियां मांगती है और पुलिस फैसला करती है कि वो उसके अपार्टमेंट की भी तलाशी लेंगे। ईवान परेशान है क्योंकि उसने राइफल अपार्टमेंट में छुपाई हुई है। हैरत की बात यह है कि पुलिस हर जगह तलाशी लेने के बावजूद कुछ नहीं ढूंढ पाती। निकोलाई ईवान से पूछता है कि क्या उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर ईवान कहता है कि उसके साथ कुछ हो चुका है। निकोलाई ये सुनकर वदीम की हालत चेक करने भागता है। जब निकोलाई घर पहुंचता है, वो वदीम से दरवाजा खोलने को कहता है तो वदीम उसे कातिल समझकर गोली मार देता है। इसके बाद वदीम की अक्ल मुतासर हो जाती है और पुलिस उसके लिए माहिर नफ्सियात बुलाती है। इंस्पेक्टर ईवान को बुलाता है और बताता है कि उसने राइफल जब्त कर ली है क्योंकि वो जानता है कि लड़के गलत थे, इसलिए वो ईवान को छोड़ देता है। आखिरी मंजर में ईवान अपने घर आता है जहाँ कातिया एक खूबसूरत गाना गाती है जो ये जाहिर करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रही है और कहानी इसी तरह यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया।